हेलो बच्चों, पिछले स्लाइड में हम कर चुके थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। आज लास्ट स्लाइड है, हम करके सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पूरा क्वेश्चन हम कर देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, द प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला पोजेसेस। देखिए प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो 9+2 अरेंजमेंट है वो किसका है? वो है यूकैरियोट का। तो प्रोकैरियोट का क्या है? द हेलिकली अरेंज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल। विच प्रोटीन, विच मॉलिक्यूल? तो क्या होगा आंसर? फ्लैजेलिन। तो प्रोकैरियोट का फ्लैजेलिन जो है वही करता है, और वो क्या करता है? वो हेलिकली अरेंज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ये, द डेस्मोजोम आर कंसर्न्ड विथ। डेस्मोजोम क्या करता है? एक सेल, लेट्स सपोज ये सेल हो गया और एक सेल इधर हो गया, तो क्या हो गया? इधर हो गया, तो वो क्या हो गया? सेल एडिशन करेगा, मतलब एक सेल को एक अदर सेल के बारे में वो जुड़ के रखेगा, वो हो गया सेल एडेरेंस। तो सेल जंक्शन है तो ऑब्वियसली वो एडेरेंस ही करेगा, तो सेल एडेरेंस हो गया। तो नेक्स्ट देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स कंटेन एंजाइम्स दैट आर डाइजेस्टिव एक्शन। तो क्या होगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करेगा? इसमें क्या है? वो एसिडिक एंजाइम है। तो एसिडिक एंजाइम है तो मतलब इसको भी हम बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है उसका काम क्या है? वो बहुत एसिडिक होता है। तो क्योंकि वो एसिडिक होता है, इसके अंदर जो भी जाएगा, मतलब लाइसोसोम के अंदर जो भी जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जाए, प्रोटीन जाए, या फिर फैट जाए या लिपिड जाए, जो भी जाए वो उसको डिग्रेड कर देगा। क्यों? क्योंकि वो एसिडिक होता है और उसके पास वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या है? वो बहुत एसिडिक होता है, तो वो डिग्रेड कर देता है जो भी जाता है। तो इसको बोलते हैं हम डाइजेस्टिव एक्शन। कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा। नेक्स्ट चलिए, इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी एक्ट आज साइट फॉर द। क्रिस्टी क्या है? मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन और इनर लेयर। तो इनर मेम्ब्रेन का जो इनफोल्डिंग होता है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। तो इसमें क्या पर होता है? यहाँ पर बहुत सारा एंजाइम होता है, तो क्या करेगा? वो ईटीएस करेगा, और ईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पर करेगा? वो इनर लेयर और द इनर मेम्ब्रेन में हमेशा रहेगा, याद रखना। तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अथवा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है? ये बहुत सारा प्रोटीन होता है, यहाँ पर हमेशा रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो क्या होगा? वो H+ बाहर जाएगा। तो H+ बाहर जाएगा, इसको भी हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट। हमेशा याद रखना, जो एटीपी फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू करता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट ऑफ द H+ ग्रेडियंट के थ्रू वो करेगा। और इस थ्योरी को क्या बोलेंगे? केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। ओके, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, जो कि एटीपी फॉर्मेशन करता है। एटीपी कैसे फॉर्मेशन करता है? वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू करता है। थ्योरी हो गया केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, किसके थ्रू करेगा? H+ और द प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू ही वो करेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा, तभी वो प्रोटॉन जाएगा कहाँ पर? वो बाहर जाएगा। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट हो गया, सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर। सेंट्रोमियर क्या होता है? एक क्रोमोसोम का बीच के पार्ट को हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को भी हम बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। तो अगर सेल होगा तो सेल में यहाँ पर बहुत सारा क्रोमोसोम रहेगा, तो इस क्रोमोसोम में अभी सेंट्रियोल दोनों साइड पर है, तो वो क्या करेगा? वो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करके वो कहाँ पर लगेगा? वो सेंट्रोमियर पर लगेगा। उसके बाद क्या होगा? इधर वाला को इस साइड आएगा, ये वाला इस साइड जाएगा। तो उसका काम क्या है? सेंट्रोमियर वो पोलवार्ड को डायरेक्शन के लिए और पोलवार्ड को जाने के लिए और पोल की तरफ जाने के लिए काम करेगा। तो सेंट्रोमियर का काम क्या हो गया? पोलवार्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम हो गया। नेक्स्ट देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस एंड कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी। सिस्टर्नी का क्या हो गया? अगर सेल हो गया, ये सेल हो गया न्यूक्लियस के साथ, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉन्टिन्यूस होता है, याद रखना। न्यूक्लियस का वो हो गया इनर लेयर, जो बाहर लेयर हो गया वो कॉन्टिन्यूस, मतलब टूट नहीं गया है, वो कॉन्टिन्यूस होता है। कहाँ पर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर।
उसके बाद क्या होता है, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, गोल्गी apparatus और द गोल्गी बॉडी। और ये इस एक एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी। तो क्या है, वो न्यूक्लियस के पास, इधर भी एक गोल्गी होता है, तो ये क्या है, न्यूक्लियस के पास है, और एक एक को क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी और द फ्लैटेंड मेम्ब्रेन जो बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर, गोल्गी apparatus। नेक्स्ट चलिए, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज यूजुअली हाईली कॉन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग। अभी बोला था, क्या बोला था, क्रिस्टी। द इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द सिस्टर्नी, सॉरी क्रिस्टी। ओके, नेक्स्ट, बिसाइड्स गिविंग आउट सेक्रेटरी वेसिकल द गोल्गी apparatus इज ऑल्सो कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ। देखिए मैंने पिछले वीडियो में यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर फिर से कर देता हूँ, मैं फिर से सेल कर देता हूँ। ओके, सेल न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर चला गया, तो अभी क्या होगा, वो गोल्गी apparatus करेगा। तो गोल्गी apparatus क्या करेगा, गोल्गी apparatus एक वेसिकल भी फॉर्मेशन करता है, इसको भी हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोजोम। याद रखना, प्राइमरी एंडोजोम। इस प्राइमरी एंडोजोम आगे जाके वो क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा लाइसोजोम। तो लाइसोजोम हमेशा याद रखना कहाँ से बनता है, गोल्गी बॉडी से बनता है। गोल्गी बॉडी डायरेक्ट वो नहीं बना जाता है, फर्स्ट बनेगा प्राइमरी एंडोजोम, उसके बाद सेकेंडरी एंडोजोम, उसके बाद ही वो लाइसोजोम बनता है। तो एंडोजोम लाइसोजोम सेम होता है। अगर बोला जाए कि एंडोजोम और लाइसोजोम के अंदर डिफरेंस क्या है, सिंपली डिफरेंस है कि एंडोजोम साइटोजोम लाइसोजोम का प्रीवियस वर्जन है, वो होता है प्राइमरी एंडोजोम। तो आपका आंसर हो जाएगा लाइसोजोम, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बाल्बियानी रिंग्स द पॉप्स आर साइट ऑफ। बाल्बियानी रिंग मैंने बोला था, मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो क्या हो गया, बाल्बियानी रिंग क्या हो गया, एक जियांट क्रोमोजोम, जियांट क्रोमोजोम। एक हो गया पॉलीटीन, एक हो गया लैम्ब्रस। तो पॉलीटीन क्रोमोजोम कौन डिस्कवर किए थे, बाल्बियानी। तो इसलिए वो बाल्बियानी रिंग वो बोलते हैं उसका नाम। वो क्या करता है, वो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो प्रोटीन अगर फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन कैसे फॉर्मेशन होगा, पहले क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसके बाद ही ट्रांसलेशन होगा। तो जो ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन बनेगा, तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा, mRNA बनेगा। उसके बाद ट्रांसलेशन के बाद क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो क्या बनेगा एक्चुअली, वो बाल्बियानी रिंग पर mRNA बनेगा और प्रोटीन बनेगा। तो आंसर देखिए वही दिया है, RNA एंड द प्रोटीन सिंथेसिस। RNA मतलब mRNA, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, द एक्टिव एंड द पैसिव ट्रांसपोर्ट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन डिफर इन। मतलब एक्टिव और द पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफर कहाँ पर करता है। देखिए अगर सेल के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल ये सेल हो गया, तो सेल के हमेशा याद रखना, सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा रहता है, सोडियम कम रहता है। हमेशा सेल के बाहर पोटेशियम कम रहता है, सोडियम क्या होता है, ज़्यादा रहता है। तो अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब हमेशा हायर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो मतलब अगर पोटेशियम जाएगा, अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अगर पोटेशियम जाएगा तो किस तरफ से किस तरफ होके जाएगा, क्योंकि अंदर अधिक है बाहर कम है, मतलब हायर कंसंट्रेशन कहाँ पर है, अंदर के तरफ। लोअर कंसंट्रेशन कहाँ पर है, बाहर के तरफ। तो हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो पोटेशियम जाएगा बाहर, अंदर से बाहर। लेकिन अगर सोडियम जाएगा अंदर से बाहर तो नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है और यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है। इसको अगर जाना होगा तो क्या होगा, इसको एक एनर्जी चाहिए, इसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव क्यों बोलेंगे, इसके लिए एक एनर्जी चाहिए, एनर्जी मतलब एटीपी चाहिए।
अगर एटीपी होगा तभी वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जा पाएगा। लेकिन अगर सोडियम बाहर से अंदर तक चला जाएगा तो इसको वो आराम से चला जाएगा, क्योंकि बाहर हो गया हायर कंसंट्रेशन, अंदर हो गया लोअर कंसंट्रेशन। फ्रॉम हायर टू लोअर मतलब वो पासिव हो गया। लेकिन अगर सोडियम अंदर से बाहर जाएगा तो इसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब एटीपी जरूरत है, मतलब वो क्या करेगा, लोअर से हायर कंसंट्रेशन तक जाएगा। तो अभी आ जाइए एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्ट बोल रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉन सिलेक्टिव। अच्छा करेक्ट या गलत? अच्छा करेक्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉन सिलेक्टिव, तो क्या होगा, नहीं सिलेक्टिव होता है। ऐसे नहीं होता कि सिलेक्टिव नहीं होता है, जो मतलब जिसको जो मर्जी करे वो छोड़ देगा, नहीं छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर सेल अगर मेम्ब्रेन के थ्रू पास करना पड़ेगा तो ये मेम्ब्रेन क्या है, मेम्ब्रेन हमारा हाइड्रोफोबिक है, याद रखना हाइड्रोफोबिक, क्योंकि इसमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा है। तो लेट सपोज एक प्रोटीन है, लेट सपोज ये प्रोटीन है, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट वो ऐसे डिफ्यूजन करके वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हाइड्रोफिलिक होता है, याद रखना डीएनए भी हाइड्रोफिलिक होता है, प्रोटीन भी हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर के साथ मिल जाता है, लेकिन हाइड्रोफोबिक क्या होता है, वो वाटर के साथ नहीं मिल पाता है। तो अब क्या करेगा, वो इधर से इधर नहीं जा पाएगा, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ऐसे, मतलब इसको देखना पड़ेगा वो हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है, तो मतलब वो सिलेक्ट करेगा। तो अगर सिलेक्ट करेगा तो नॉन सिलेक्टिव कैसे होगा, तो सिलेक्टिव हो गया, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए पासिव ट्रांसपोर्ट इज एलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या है, फ्रॉम द हायर टू लोअर, इसको बोलेंगे एलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर लोअर टू हायर कंसंट्रेशन अगर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, याद रखना ये टर्म को। एलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, और एगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब लोअर टू हायर, इसको बोलेंगे एगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अभी वो बोल रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट इज एलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर टू लोअर तक जाता है, वो क्या है, वो करेक्ट है। तो व्हाइल एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ड्यू टू मेटाबॉलिक एनर्जी, तो क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक एनर्जी मतलब वो क्या बोल रहा है, एटीपी, मतलब एटीपी यूज होता है। तो क्या हो गया आंसर, ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज मच मोर रैपिड, नहीं ये गलत है। नेक्स्ट हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट इज कन्फाइंड टू आनायन व्हाइल एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कन्फर्म टू कैटन। ऐसे आनायन कैटन ऐसे कुछ उसका मतलब नहीं, जो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है उसके हिसाब से हो जाता है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए इन प्लांट सेल पेरोक्सिसोम्स आर एसोसिएटेड विथ, तो क्या हो गया आंसर, फोटो रेस्पिरेशन, याद रखना फोटो रेस्पिरेशन ये थोड़ा एडिशन करता है, मतलब जो भी एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट निकलता है कहाँ पर, वो फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो इसको हम बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन। तो पेरोक्सिसोम क्या हेल्प करता है, फोटो रेस्पिरेशन में वो हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए membranous bag with hydrolytic enzyme, membranous bag with hydrolytic enzyme, hydrolytic enzyme which is used for controlling intracellular digestion, याद देखना इंट्रासेलुलर डाइजेशन हमेशा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के थ्रू होता है, और वो एसिडिक होता है, वो मेम्ब्रेनस बैग भी होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, लाइसोसोम आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट द गोल्गी एपरेटस इज एब्सेंट इन, क्या होगा, हायर प्लांट में होता है, लेकिन इसका नाम क्या होता है, डिक्टियोजोम, लेकिन होता है वही गोल्गी एपरेटस है, उसका अदर नेम है इन प्लांट सेल। ईस्ट में भी होता है, बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी में वो नहीं होता है। तो क्या होगा आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए सेल रिकॉग्निशन एंड द एडेशन ऑकर्स ड्यू टू द बायोकेमिकल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या पार्ट होता है, देखिए अगर सेल मेम्ब्रेन देखिएगा, सेल मेम्ब्रेन ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये हो गया वन लेयर, ये हो गया दूसरे लेयर हो गया, तो मतलब इसको क्या बोलेंगे, लिपिड हो गया, ये हो गया हेड पार्ट, ये हो गया टेल पार्ट, इधर भी ये भी हो गया टेल पार्ट, इधर हेड वाला हो गया, ये वाला हेड पार्ट हो गया। हेड पार्ट हमेशा क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है,
टेल पैड हाइड्रोफोबिक होता है। मेरा पूरा डिटेल टॉपिक है, आप देख के जान सकते हैं। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें जा सकते हैं। तो ये तो लिपिड हो गया। मेम्ब्रेन में और क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन बीच बीच में ऐसे ऐसे होता है, इसको बोलेंगे प्रोटीन। देखिए प्रोटीन और लिपिड के साथ एक कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? देखिए लिपिड और प्रोटीन क्या होता है, वो नीचे अंदर तक भी जा सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कभी भी वो मतलब अंदर तक नहीं जाएगा। कार्बोहाइड्रेट हमेशा बाहर तक जाएगा, याद रखना। कार्बोहाइड्रेट बाहर कैसे जाएगा? आइदर प्रोटीन के साथ लगा रहेगा या फिर लिपिड के साथ लगा रहेगा। तो अगर ये प्रोटीन के साथ लगा रहेगा, इसको बोलेंगे, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट लग गया। तो अभी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मतलब प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन रहता है, और जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ भी लगा हुआ रहता है, इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। मतलब जिस लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ रहता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। हमेशा याद रखना, ये जो कार्बोहाइड्रेट बाहर तक क्यों रहता है, मतलब इसके अंदर क्यों नहीं रहता है? यहाँ पर रह सकता था, यहाँ पर रह सकता था, प्रोटीन रहता है, तो ये क्यों नहीं रह पाता है? क्योंकि उसका काम ही नहीं है। क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड का काम क्या है? फॉर द सेल सिग्नलिंग। याद रखना, सेल सिग्नलिंग। तो सेल सिग्नलिंग को भी हम क्या बोलते हैं? सेल रिकॉग्निशन। मतलब दूसरे एक सेल आ जाएगा, इस सेल को रिकॉग्निशन करेगा कि ये कौन सा सेल है, ये क्यों आया है, वो कौन रिकॉग्नाइज करेगा? इस कार्बोहाइड्रेट वाला ही वो पार्ट वो करेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ग्लाइकोप्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड, वो सेल रिकॉग्निशन करेगा और द एडेशन करेगा। नेक्स्ट देखिए, इन सालिवरी ग्लैंड क्रोमोजम्स, सालिवरी ग्लैंड क्रोमोजम और द पॉलीटिन क्रोमोजम पेयरिंग इज अकर। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फॉर्म्ड बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोजम। मेरा पिछले वीडियो है, आप देख सकते हैं। इसमें होमोलोगस क्रोमोजम के थ्रू ही वो पेयरिंग करता है। नेक्स्ट देखिए, वो दिया व्हिच इज द करेक्ट अबाउट द सेल थ्योरी इन द व्यू ऑफ करंट स्टेटस अबाउट नॉलेज अबाउट द सेल स्ट्रक्चर। तो बोल रहा है वो जो सेल थ्योरी आ गया है, सेल थ्योरी कौन कहते हैं? स्क्लेडेन एंड स्वान। वो सेल थ्योरी जो किए थे, वो सेल थ्योरी को अभी क्या करना चाहिए, क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए? देखिए वो सेल थ्योरी मैक्सिमम के ऊपर तो अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ के ऊपर अप्लाई नहीं करता। जैसे वायरस, वायरस क्या हो गया? वायरस एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, तो उसके ऊपर कुछ भी है, मतलब ये जो सेल थ्योरी है, वो सेल थ्योरी उसके ऊपर प्रॉपर बैठता नहीं है, तो इसलिए उसको भी थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो कि सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड बिकॉज ऑल लिविंग बींग्स, मतलब वायरस डोंट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो वायरस के ऊपर वो ठीक से नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए इसको ही हम थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया है नेम्स, अच्छा अभी दिया है नेम्स द स्क्लेडन एंड द स्वान आर एसोसिएटेड। तो अभी बोला, कौन बोला? सेल थ्योरी बोला, तो सेल थ्योरी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन ऑन रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंस कैन बी स्टडीड बाय मीन्स ऑफ। तो मतलब एक डीएनए हो गया, इस डीएनए के साथ एक लेट सपोज एक प्रोटीन लगा हुआ रहता है, तो एग्जैक्ट किस टाइप का प्रोटीन है वो कहाँ पर कैसे जानते हैं? वो जानते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू। जैसे डीएनए भी आप देख लीजिए, डीएनए को पहले जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कौन किए थे? रोजालिंड, याद रखना रोजालिंड किए थे। तो रोजालिंड से जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किए थे, उससे ही वो किए थे, वो कौन? वाटसन एंड क्रिक, जो डीएनए डिस्कवर किए थे, वो बेसिस उनका क्या था? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिक स्ट्रक्चर, एंड वो कौन किए थे? रोजालिंड किए थे। ओके, तो ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, उनका काम क्या है? वो सिर्फ जूम करेंगे, उसका स्पेसिफिक ऐसे नहीं दिखा सकते कि इस प्रोटीन को स्पेसिफिक देखना है, नहीं देख सकते। एक होता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, आप लैबोरेटरी में शायद देखते होंगे, यहाँ पर ऐसे ऐसे मोटर रहा हुआ था, तो इसको जब टर्न करेंगे, इसको बोलेंगे आरपीएम।
रोटेशन पर मिनट। तो वो जो रोटेशन करते हैं, रोटेशन के हिसाब से आपको स्पेसिफिक, लेकिन स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं बनता है। वो कैसे बनता है? फॉर एग्जांपल ऑर्गेनेल बनता है। फॉर एग्जांपल आप एक सेल हो गया, मतलब इस सेल से आप न्यूक्लियस निकालना चाहते हैं, आप बाद में पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट के दौरान। आप देखिए न्यूक्लियस निकालना पड़ेगा, तो इसको किस रेट तक घुराना पड़ेगा? तो रोटेट कितना पढ़ना पड़ेगा? इसको बोलते हैं 1000 आरपीएम। आरपीएम एग्जैक्टली बोलते हैं 1000 जी, मतलब इसका यूनिट है जी। जी मतलब ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के 1000 टाइम्स आपको इसको रोटेट करना पड़ेगा, तभी वो न्यूक्लियस निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कितना करना पड़ेगा? 10,000 जी। तो अभी आपका मतलब आप अगर पीजी करोगे तभी आप जानोगे। इतना याद रखना कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करेगा, वो सिर्फ ऑर्गेनेल को वो अलग अलग करेगा। तो स्पेसिफिक प्रोटीन का क्या करेगा? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करेगा। नेक्स्ट देखिए, ऑल टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स पोजेस एसेंशियली द सेम स्ट्रक्चर बिकॉज। देखिए प्लास्टिड क्या है? सेम स्ट्रक्चर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए प्लास्टिड कितना कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का। कौन हो गया? क्लोरोप्लास्ट एक हो गया, क्रोमोप्लास्ट और एक हो गया ल्यूकोप्लास्ट। उनका काम अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे को वो खुद कर सकते हैं। मतलब ल्यूकोप्लास्ट से भी क्रोमोप्लास्ट बन सकता है, क्रोमोप्लास्ट से भी क्लोरोप्लास्ट बन सकता है, क्लोरोप्लास्ट से भी ल्यूकोप्लास्ट बन सकता है। तो एक दूसरे के ऊपर ही मतलब वो एक दूसरे को कर लेते हैं, मतलब जनरेट भी वो कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या होगा आंसर? यस, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्रोमोप्लास्ट भी क्रोमोप्लास्ट बन सकता है, वो एक दूसरे के फॉर्म भी वो कन्वर्ट कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो इसलिए ऑल टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड पोजेस द सेम स्ट्रक्चर, क्योंकि दूसरे अगर स्ट्रक्चर होगा तो ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे ना। सेम स्ट्रक्चर है इसलिए वो ट्रांसफर कर पा रहे हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, एक्सपेरिमेंट ऑन एसिटाबुलारिया बाय हामरलिंग प्रोवाइडेड द रोल ऑफ। देखिए हामरलिंग कौन कहते हैं? एसिटाबुलारिया। एसिटाबुलारिया क्या है? यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट आल्गी होता है और ग्रीन आल्गी होता है। ग्रीन आल्गी वो एसिटाबुलारिया होता है। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कौन कहते? हामरलिंग वो कहते। तो वो क्या कहते? वो उसका जो राइजॉइड है, राइजॉइड और स्टॉक, एक एसिटाबुलारिया था। जब उसका रिप्रोडक्शन होगा वो देखे कि वो न्यूक्लियस उसका क्या हो गया? सेम न्यूक्लियस इधर से भी चलाया इधर से भी चलाया। मतलब अगर एक मतलब राइजॉइड लिए एक स्टॉक लिए, अलग अलग लिए, लेकिन सेम उसका क्या हो गया? उसका न्यूक्लियस जो मतलब वो जो हो गया वो क्या हो गया? वो आ गया कहाँ पर? यहाँ पर राइजॉइड पर आ गया, यहाँ पर स्टॉक पर आ गया। मतलब न्यूक्लियस इज हेरिडिटरी वो बोल रहे हैं कहाँ पर? एसिटाबुलारिया। मतलब सेम न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस था, इसको राइजॉइड को लिया, स्टॉक को लिया, लेकिन इस सेम न्यूक्लियस से राइजॉइड को भी आया, सेम न्यूक्लियस स्टॉक को भी आया और दूसरा ऑर्गेनिज्म हो गया। तब मतलब इसका क्या हो गया? ये जो न्यूक्लियस था वो हेरिडिटरी, मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन को जाता है। तो वो न्यूक्लियस इज हेरिडिटरी वो कौन किए थे? हामरलिंग ऑन द एक्सपेरिमेंट बाय द एक्सपेरिमेंट ऑन एसिटाबुलारिया। नेक्स्ट, विच वन इज अपैरेटो रेटिकुलर? रेटिकुलर वो कौन होता है? वो गोल्गी अपैरेटस। तो मतलब वो बोल रहे हैं उनका मतलब जो अपैरेटो रेटिकुलर है, मतलब क्या है? उसका मतलब है कि सेल के अंदर एक अपैरेटस जैसे होता है, वो जो रेटिकुलर जैसे होता है, तो कौन होता है? वो गोल्गी अपैरेटस, जो ऐसे 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 मतलब इसको क्या बोलते हैं? सिस्टर्न। वो बहुत सारे सिस्टर्न को देख के वो बोले कि वो नाम उसका दिया हुआ अपैरेटो रेटिकुलर है। वो नेक्स्ट मतलब दूसरा लैंग्वेज है, तो इसको बोलते हैं हम गोल्गी अपैरेटस। नेक्स्ट, एन आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ओवर। क्या होगा? न्यूक्लियोलस। याद रखना, अगर न्यूक्लियस के देखेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होगा। तो आप तो दिखा हुआ कि आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है, लेकिन वो मेम्ब्रेन नहीं है। मतलब इधर से इधर आराम से भी एक किसी भी पार्ट जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर मेम्ब्रेन ही नहीं है। तो आंसर हो गया ऑप्शन है न्यूक्लियोलस।
नेक्स्ट ऑल प्लास्टिड्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर बिकॉज दे कैन, अभी बोला क्या, दे कैन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। ओके, नेक्स्ट हो गया ऑक्सीजोम और द F0F1 पार्टिकल ऑकर इन, तो कहाँ पर, अभी इसी वीडियो में बोला है क्या पर, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, अंदर हो गया इनर मेम्ब्रेन, तो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ही वो क्या होता है, वो ETC होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। तो यहाँ पर बहुत सारा एंजाइम होता है, वो जो लास्ट एंजाइम होता है इसको ही हम बोलते हैं F0F1 पार्टिकल, और इसको भी हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीजोम भी हम बोलते हैं। इसका काम क्या है, वो ATP फॉर्मेशन करता है। तो उसका क्या आंसर क्या हो गया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखिए राइबोसोम्स आर सेंटर फॉर द, क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो बहुत इजी वाला है। नेक्स्ट देखिए एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, देखिए एंगस्ट्रॉम, देखिए क्वेश्चन एक्चुअली गलत है, क्यों गलत है मैं बोल रहा हूँ कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, वो बोल रहा है mm क्या है, मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो अगर मीटर में करेंगे तो कितना होगा, और mm में करेंगे तो कितना होगा, 10⁻⁷ मिलीमीटर होगा कि नहीं, वो होता है मिलीमीटर। लेकिन आपका आंसर है नहीं है, क्यों, क्योंकि वो एक्चुअली मुझे लगता है वो बोल रहा है माइक्रोमीटर। देखिए माइक्रोमीटर, आप तो बोलेंगे हाँ माइक्रोमीटर को भी mm बोल सकते हैं, माइक्रोमीटर वो भी m है, लेकिन वो माइक्रो को ऐसे नहीं बोलते हैं, इसको कैसे बोल लिखते हैं, 1 माइक्रोमीटर, इसको ऐसे लिखते हैं, माइक्रो उसका ऐसे होता है। तो माइक्रोमीटर ये हो गया, तो 1 माइक्रोमीटर कितना हो गया, 10⁻⁻6। तो अगर 10⁻⁻6 हो गया तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 से सॉरी 10⁻⁴ माइक्रोमीटर। तो ऐसा अगर होगा तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। लेकिन उसको शायद वो मिलीमीटर को माइक्रोमीटर लिख गया है, तो वो एक्चुअली माइक्रोमीटर को सोच के ही लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली याद रखना वो mm नहीं लिखा होता है, mm मतलब मिलीमीटर होता है, माइक्रोमीटर मतलब वो ऐसा साइन होता है, वो माइक्रो का साइन नहीं था वो। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज ए हायर रिजोल्यूशन पावर, दिस इज बिकॉज क्या होगा, वेरी लो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमेशा याद रखना अगर x होगा आपका रिजोल्यूशन तो 1/λ होगा, ये लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ। तो मतलब जितना ज़्यादा लेंथ होगा वेवलेंथ तो उतना कम रिजोल्यूशन होगा, तो जितना कम होगा वेवलेंथ तो वो उतना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा। तो अगर भी फिगर आप जानते होंगे तो यहाँ पर ब्लू लाइट का क्या हो गया, उसका वेवलेंथ सबसे कम है, मतलब मिनिमम है, और रेड लाइट में क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो क्योंकि वो रेड लाइट हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि रेड लाइट अगर देखेंगे तो वेवलेंथ ज़्यादा हो गया तो मैक्सिमम हो गया, तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो गया तो रिजोल्यूशन अच्छा ही नहीं आएगा, तो अच्छे से नहीं दिखेगा। लेकिन जो अगर ब्लू लाइट देखेंगे तो क्या होगा, उसका वेवलेंथ कम है और मिनिमम है, तो उसका वेवलेंथ अगर मिनिमम होगा तो उसका क्या रिजोल्यूशन क्या होगा, वो हाईएस्ट आएगा। तो वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बीम का भी वो वेरी लो वेवलेंथ है, इसलिए वो रिजोल्यूशन अच्छा दिखता है और हायर रिजोल्यूशन होता है। नेक्स्ट एडिशन ऑफ न्यू सेल पार्टिकल एमंग्स द एग्जिस्टिंग वन इज, तो इसका हो जाएगा इनटू सस्पेंशन। तो मतलब एडिशन ऑफ न्यू सेल वॉल, एक सेल वॉल पार्टिकल एमंग द एग्जिस्टिंग वॉल, वो जो सेकेंडरी लैमेला होता है उसको वो स्ट्रेच करके वो न्यू एक मतलब एक नया एक को उसका यहाँ पर रख देगा, इसको बोलेंगे इंटरसेप्शन। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए सेल वॉल सोज, सेल वॉल क्या करेगा, सेल वॉल आंसर याद रखना कंप्लीटली परमिएबल, मतलब सेल वॉल सिलेक्ट करके नहीं छोड़ता है। मतलब हमारे जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया या प्लांट का भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, वो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल, क्योंकि वो सिलेक्ट करके छोड़ता है किसको छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना है।
लेकिन सेल वॉल ऐसा नहीं है, वो सब कुछ छोड़ देता है, इधर उधर सब कुछ छोड़ देता है इसको, इसलिए इसको सेल वॉल को बोलते हैं कॉम्प्लीटली परमिएबल, मतलब जो भी आएगा वो जा सकता है या आ सकता है। नेक्स्ट देखिए राइबोसोम्स आर डिस्कवर्ड बाय, तो क्या होगा पहले। नेक्स्ट देखिए फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज पुट फॉरवर्ड बाय, तो क्या होगा सिंगर एंड निकोलसन। नेक्स्ट देखिए रिजोल्यूशन पावर, रिजोल्यूशन पावर इज द एबिलिटी टू, तो क्या होगा रिजोल्यूशन, याद रखना ये रिजोल्यूशन पावर को हम डेफिनेशन करेंगे, क्या होगा आप बोलेंगे ये दो ऑब्जेक्ट है उसको जूम करके हम देख सकते हैं। लेट सपोज एक छोटा सा है, अगर इसको जूम करेंगे मतलब लेट सपोज 10x अगर जूम कर देंगे तो क्या होगा आपको ऐसा दिखेगा। लेट सपोज 40x कर देंगे तो आपका क्या होगा ऐसा भी दिख सकता है, मतलब 4 डॉट होगा, लेकिन अगर जूम नहीं करेंगे ऐसे सामने नेकेड आई को हमको नहीं दिखता होगा, लेकिन अगर जूम करेंगे तो देखेंगे। तो पॉइंट याद रखना, पॉइंट नहीं, इसको क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोज ऑब्जेक्ट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हामरलिंग्स एक्सपेरिमेंट ऑन द एसिटाबुलारिया इन्वॉल्व इन, अभी बोला क्या बोला वो जो राइजर्ड द स्टॉक हो गया, इसका मतलब क्या हो गया वो न्यूक्लियस इज हेरिडिटरी, उनका कंक्लूजन यही था। किसके ऊपर क्यों हुआ था एसिटाबुलारिया। एसिटाबुलारिया कौन है यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट ग्रीन एल्गी, याद रखना यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट देखिए द लाटेस्ट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या होगा फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कौन किए थे सेंगर एंड निकोलसन किए थे। नेक्स्ट देखिए मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नॉट कनेक्टेड विथ न्यूमेरिकल अपर्चर, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ट्यूब लेंथ। देखिए आप जो देखते होंगे लेट सपोज 400x होता है, 400x मतलब क्या हो गया, लेट सपोज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव तो ये 40 टाइम्स हो गया और 40x है, और फोकल लेंथ ऑफ आई इसको बोलते हैं हम ओकुलर, ये हो गया 10x। तो ये दोनों को मिलाकर ही हम बोलते हैं 400x, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव हो गया 40x, ओकुलर हो गया 10x, इसको बोलेंगे हम 400x। तो मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ये भी ऑब्वियसली डायरेक्ट कनेक्टेड है। और द ट्यूब लेंथ मतलब आप जो ट्यूब में जो देखते हैं जो माइक्रोस्कोप में उसका लेंथ भी वो डिटरमाइन करता है, तो ये भी है, तो आंसर हो जाएगा न्यूमेरिकल अपर्चर, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए ये बाइवेलेंट कंसिस्ट है, बाइवेलेंट मतलब क्या हो गया, बाइवेलेंट मतलब हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो गया, देखिए ये हो गया एक क्रोमोसोम, ये हो गया दूसरे क्रोमोसोम, ओके, इसको ही हम बोलते हैं बाइवेलेंट और होमोलोगस क्रोमोसोम। बाइवेलेंट मतलब 2 क्रोमोसोम, इसमें क्या है, इसमें एक क्रोमाटिड ए हो गया, इसमें एक क्रोमाटिड इधर ए वाला ए हो गया, इसमें इधर एक क्रोमाटिड ए हो गया, इसमें एक क्रोमाटिड इधर हो गया, तो मतलब क्या हो गया 4 क्रोमाटिड हो गया। ये क्या हो गया सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कितना हो गया 1 2, तो क्या होगा 2 सेंट्रोमियर। तो अगर बोलता है कि तो अगर बोलेगा ये सपोज काइनेटोकोर, काइनेटोकोर कितना है, काइनेटोकोर कहाँ पर है, देखिए ये क्या है वो सेंट्रोमियर, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर एक काइनेटोकोर होता है, यहाँ पर एक काइनेटोकोर होता है, मतलब एक सेंट्रोमियर में 2 काइनेटोकोर लगता है, मतलब एक्चुअली एक क्रोमाटिड में एक सेंट्रोमियर, ये हो गया एक क्रोमाटिड में एक सेंट्रोमियर एक काइनेटोकोर, तो मतलब 2 काइनेटोकोर हो गया, इधर भी एक काइनेटोकोर इधर भी काइनेटोकोर, तो मतलब एक बाइवेलेंट में कितना काइनेटोकोर हो गया 4 काइनेटोकोर। याद रखना 4 क्रोमाटिड तो मतलब 4 काइनेटोकोर, बट सेंट्रोमियर कितना हो गया 2, मतलब 2 सेंट्रोमियर। तो अभी दिया है कितना क्रोमाटिड, क्रोमाटिड कितना 4, तो 4 क्रोमाटिड, तो और दिया है
सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर क्या है 2, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मतलब 4 क्रोमेटिड एंड द 2 सेंट्रोमियर। नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियो प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन, न्यूक्लियो प्रोटीन, प्रोटीन जो भी है वो कहाँ पर सिंथेसाइज करता है, वो साइटोप्लाज्म में होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, पॉलीराइबोसोम आर एग्रीगेटेड, पॉलीराइबोसोम क्या होता है, ए लेट्स सपोज mRNA हो गया, तो mRNA द मैसेंजर RNA में क्या होता है, वो राइबोसोम ऐसे लगा हुआ रहता है, बहुत सारा राइबोसोम, इसको बोलेंगे स्मॉल सब यूनिट, इसको बोलेंगे लार्ज सब यूनिट। वो बहुत सारा जब राइबोसोम जुड़ जाता है इसको बोलेंगे हम पॉलीराइबोसोम, इसका नाम से आप जानते होंगे, पॉली मतलब बहुत सारा, राइबोसोम मतलब बहुत सारा राइबोसोम होता है, इसको भी हम बोलते हैं, याद रखना, पॉलीजोम। तो कन्फ्यूज मत होना, ये सेम होता है। तो उसका काम क्या है, सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रिंग ऑफ ए mRNA, इसको बोलते हैं हम पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम। नेक्स्ट दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, अभी बोला क्या बोला, एक हो गया प्रोटीन, एक हो गया लिपिड, एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, तो 3 हो गया। तो देखिए प्रोटीन, लिपिड एंड द कार्बोहाइड्रेट, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनेल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सेल होमोजिनेट, अभी अच्छा दिया है, अच्छा मैंने अभी बोला अभी कुछ टाइम पहले, तो क्या हो गया, सेल ऑर्गेनेल मतलब अगर न्यूक्लियस को, अगर एक सेल में अगर न्यूक्लियस होगा उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन में वो क्या करेगा, 10,000 RPM मतलब 10,000 G से अगर घुमाएंगे तो इसमें न्यूक्लियस निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया कैसे करते हैं, 10,000 G पर और द RPM पर अगर घुमाएंगे तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया भी वो निकल जाएगा। तो मतलब डिफरेंट ऑर्गेनेल से, मतलब डिफरेंट RPM या डिफरेंट वो G पर वो डिफरेंट ऑर्गेनेल वो निकल सकता है, मतलब वो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन इसे ही बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब एक रोटेशन होता है, रोटरी होता है, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे रोटेट करेगा, तो जोर से रोटेट करेगा तो क्या होगा, तो वो डिफरेंट ऑर्गेनेल वो निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एसिटाबुलारिया यूज्ड इन हार्मलिंग न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सपेरिमेंट इज, अभी बोला क्या बोला, यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट, ग्रीन एल्गी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, क्या होगा, प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। तो अगर लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अगर लिपिड होगा, एक कौन सा लिपिड, एक हो गया फॉस्फोलिपिड, उसके साथ भी और एक है, क्या हो गया, कोलेस्टेरल, और सिंपली स्टेरल, और तो कोलेस्ट्रॉल वो भी होता है। प्रोटीन क्या होता है, 2 टाइप का होता है, क्या होता है, एक्सट्रिंसिक, एक हो गया इंट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब जो बाहर के तरफ होता है इसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक, जो मेम्ब्रेन के अंदर तरफ रहता है उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक, वो 2 तरफ का हो गया। एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, 2 टाइप का होता है, एक होता है ग्लाइको प्रोटीन, एक हो गया ग्लाइकोलिपिड। वो क्या हो गया, अभी बोला कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऐसे अकेला नहीं रहता है, वो प्रोटीन के साथ लगा हुआ रहता है या फिर लिपिड के साथ लगा हुआ रहता है। जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ लगा हुआ रहता है उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोप्रोटीन, और जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ लगा हुआ रहता है इसको ही हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो ये हो गया। तो देखिए अभी वो दिया है फॉस्फोलिपिड एंड द ओलिगोसैकेराइड, हाँ करेक्ट हो है, लेकिन एग्जैक्ट करेक्ट क्या है हम देखेंगे पहले। तो वो दिया है फॉस्फोलिपिड एंड द हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन पहले देखिए सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पर क्या है, लिपिड है, 50 to 60% लिपिड है, तो 40%, अगर 50% देखेंगे तो ये 40% हो गया प्रोटीन और 10% हो गया आपका क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो मतलब लिपिड और प्रोटीन वो बहुत सारा रहता है। तो आंसर आपका होगा फॉस्फोलिपिड, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड द इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये आपका आंसर हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटीन और द लिपिड जो दोनों हो गया वो टोटल 90% आपको डिफाइन कर दिया है, तो इसलिए ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्योंकि वो डिफाइन कर दिया है, आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको
चूज करना पड़ेगा, क्या आपको करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना है, और आगे कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा और किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगा आपको पढ़ाने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड इन द सर्कुलेशन। तो थोड़ा पढ़ के आना। धन्यवाद।